तो गाइज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ASP.NET कोर सर्वर। ठीक है, तो .NET कोर सर्वर जो हम क्रिएट करेंगे वो MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा। MVC आर्किटेक्चर एग्जैक्टली में क्या होता है इस बात को हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद समझते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहली बात तो है कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन सबको समझते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा विजुअल स्टूडियो 2022 जो है ओपन है। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 2022 या कोई भी टूल्स नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करें, आप नेट पे सर्च मारें और डाउनलोड करें। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा समय ये ले सकता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ASP.NET कोर आप देख सकते हैं। ASP.NET कोर का जो एक आर्किटेक्चर आया है जो बोल रहा है कि MVC आर्किटेक्चर है, जिसमें मॉडल, व्यू और कंट्रोलर है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप MVC जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास आएगा। एक ASP.NET कोर वेब API है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक है ASP.NET कोर वेब जो मॉडल, व्यू और कंट्रोलर को फॉलो करते हैं। तो मुझे इसके हेल्प से भी बना सकते हैं और इसके हेल्प से भी हम बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो लैंग्वेज होगा वो C# होगा। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हो, प्रोजेक्ट का एग्जैक्टली में नाम क्या देना चाहते हो। अपना प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट। तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है कि आप कौन से लोकेशन पे आप अपना जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो मेरे लिए ये भी लोकेशन सही है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये है कि ये पूछ रहा है कि आप कौन से .NET की कौन से वर्जन में आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो गाइज आप देख सकते हो कि अपने पास .NET 5 भी है, .NET 6 भी है। तो हम फिलहाल के लिए .NET 5 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नन ठीक है और कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS करेंगे। यहाँ पे डॉकर अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्रिएट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हो सकता है अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा स्लो हो तो मतलब हैंग कर सकता है, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा समय ले सकता है क्रिएट करने में। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के हमने प्रोजेक्ट का नाम डाला है एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट। एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है और मैं आपको बताया हूँ कि MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मॉडल्स है, व्यू है और कंट्रोलर है, यही MVC आर्किटेक्चर को ये फॉलो करता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मॉडल क्या होता है इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो मॉडल का मतलब ये होता है कि इसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। कैसा लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, लाइक स्टूडेंट के क्लास हो सकता है, एम्प्लॉय के क्लास हो सकता है। तो चलिए हम पहले मॉडल को काम कर लेते हैं। मॉडल का काम करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड कीजिए। ऐड पे करने के बाद यहाँ क्लास है तो क्लास को ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि क्लास आया। अब हम क्या करेंगे, अब एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बनाएंगे या एम्प्लॉय इन्फो हमने टेबल। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेटाबेस में आपने टेबल का नाम दिया है ना, अगर वही नाम यहाँ पे अगर आप फॉलो करते हैं ना, अगर यहाँ पे आप फॉलो करते हैं तो आपको ये होगा कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब डेटाबेस हम क्रिएट किए थे तो डेटाबेस में हमारा टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय इन्फो। तो हम सेम नेम ये क्लास का नाम देते हैं एम्प्लॉय इन्फो और इसी को फॉलो करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय इन्फो EMP इन्फो हमने दिया था। ठीक है, अब ये क्लास, यही क्लास क्रिएट हुआ। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अपना जो क्लास है क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम एक क्लास एम्प्लॉय इन्फो है। ठीक है, क्लास का नाम जो है एम्प्लॉय इन्फो है। अब इसमें हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है हमने
डेटाबेस में लिया था, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे, सेम डेटा टाइप यहाँ पे, मतलब प्रॉपर्टीज के साथ साथ भी डेटा टाइप का भी हमें ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था गाइज कि ये जो है ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी जो है आप लिख करके रखो, उसका डेटा टाइप आप क्या यूज़ करने वाले वो सारे सब कुछ लिख करके रखो। तो मैं यहाँ से कॉपी करके और इसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक। तो गाइज हमेशा एक बात याद रखें कि जो आपने डेटाबेस में प्रॉपर्टी यूज किया है उसी प्रॉपर्टी को, सेम प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि आप जब भी सी शार्प के क्लास में जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को लिखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। पहले PROP और 2 बार टैप टैप करेंगे तो उसका फॉर्मेट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें मिल गया है कि पब्लिक इंट और माई प्रॉपर्टी, तो हमें एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया। अब सेम थिंग हम कॉपी करेंगे जो एड्रेस के लिए होगा और नेम के लिए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेम चाहिए, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इसका डेटा टाइप जो होना चाहिए वहाँ पे varchar है, varchar का मतलब स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग जो है दे सकते हो, ठीक है। और सेम थिंग एड्रेस के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो, स्ट्रिंग यहाँ पे आप डाल दो और इस एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आपका मॉडल जो है तैयार हो चुका है। तो मैंने बोला था कि मॉडल जो है एक बिजनेस लॉजिक है जहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय इन्फो क्लास लिख दिए, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय के क्लास भी बना सकते हैं और एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम यूज करेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क जो है अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं। गाइस एंटिटी फ्रेमवर्क जो होता है वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होता है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम स्टूडेंट है। हमने क्लास क्या क्रिएट किया है, एम्प्लॉय इन्फो का क्लास क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये एक एम्प्लॉय इन्फो का क्लास है। उस क्लास को वो मैप करता है डेटाबेस में, कि जो भी मॉडल होता है, जो मॉडल हमने क्लास क्रिएट किया है उस मॉडल के क्लास को वो डेटाबेस में मैप करता है। कौन मैप करता है, किसके हेल्प से मैप करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क के हेल्प से हम मैप करते हैं कि जिस तरह का स्ट्रक्चर हमने मॉडल में बनाया है क्या सेम स्ट्रक्चर जो है डेटाबेस में उस तरह से है या नहीं है, ठीक है। तभी हम CRUD ऑपरेशन जो है प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस बात को मैप करने के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क जो होता है बीच में यूज करते हैं, ठीक है। अब एंटिटी फ्रेमवर्क्स के कुछ वे होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिसके तरीका से हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं लाइक कोड फर्स्ट होते हैं, डेटाबेस फर्स्ट होते हैं और मॉडल फर्स्ट होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम डेटाबेस फर्स्ट यूज करने वाले हैं। तो किसी भी तरह के एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, एंटिटी फ्रेमवर्क SQL है और एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स है, ठीक है। तो इस बात को हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो DB कॉन्टेक्स्ट नाम का हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे DB कॉन्टेक्स्ट नाम का। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक को न्यू फोल्डर आएगा। तो जब न्यू फोल्डर आपका क्रिएट होता है तो वहाँ पे नाम दोगे आप DB कॉन्टेक्स्ट, सेम नेम कन्वेंशन आप फॉलो करने वाले हो, DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास हम बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे एक क्लास है तो क्लास हम क्रिएट करेंगे। अब क्लास का नाम क्या होगा, तो क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। प्रोजेक्ट का नाम जो है वो भी दे सकते हो, लाइक एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट DB कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो या एम्प्लॉय इन्फो DB कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है।
एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हमारा एक क्लास क्रिएट हो चुका है। डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो मेन फंडामेंटल है उसको जब आप डीबी कॉन्टेक्स्ट को जब पढ़ेंगे तो डीबी कॉन्टेक्स्ट कहता है कि मेरे पास कुछ मेथड्स है, दो मेथड्स प्रोवाइड करती हूँ, जो एक ऑन कॉन्फ़िगरिंग होता है और एक ऑन मॉडलिंग होता है। ऑन कॉन्फ़िगरिंग में क्या होता है कि उसमें सिर्फ आप डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन डॉटनेट प्रोजेक्ट जो है वो पहले से ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल को प्रोवाइड कर रखा है। तो पहले से जब वो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन को प्रोवाइड कर रखा है तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का जो कोड है नहीं लिखते, इसीलिए हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड नहीं लिखते। तो उसके बदले हम सिर्फ एक मेथड लिखते हैं जो ऑन मॉडलिंग ऑन क्रिएटिंग मेथड होता है। ऑन क्रिएटिंग मेथड होता है जिस मेथड में हम डेटाबेस मैपिंग का कोड लिखते हैं, जो हम मॉडल से डेटाबेस को कैसे मैप करते हैं उस कोड को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहली बात ये होता है कि इस एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और टूल्स हमें कहाँ मिलेंगे? हम प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके NuGet पैकेज मैनेजर जहाँ पे आपको दिख जाए, NuGet पैकेज मैनेजर यहाँ पे पहुँचेंगे और जितने भी आपको पैकेजेस बताया है, जैसे पैकेजेस मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बताया, ठीक है, तो अब यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क EF कोर हम सर्च करेंगे। तो ये इंस्टॉल्ड में हम ब्राउज में सर्च करेंगे, ठीक है। तो ब्राउज में जैसे सर्च करेंगे तो हम यहाँ पे .NET 5 यूज़ करें, तो .NET 5 में हम कंप्लीट जो पैकेजेस का वर्जन होगा वो 5 यूज करेंगे, क्योंकि 6 हमें यहाँ पे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे पास .NET वर्जन 5 है। तो हम यहाँ पे 5 को सर्च करेंगे कि 5 एग्जैक्ट 5 क्या है, तो एग्जैक्ट 5 ये है। अब इंस्टॉल करेंगे, यहाँ कुछ समय ले सकता है, ठीक है। तो ओके करते जाइए, एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो आप इंस्टॉल्ड जब हो चुका है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, तो आप इंस्टॉल्ड में अभी नहीं आया, ठीक है, बाद में हम देख लेंगे। जब यह सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डिपेंडेंसीज में जा करके उसके पैकेजेस में देख सकते हैं क्या एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या है, इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए? एंटिटी फ्रेमवर्क SQL चाहिए, SQL की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सर्च करेंगे और ये SQL सर्वर हम यूज़ करेंगे। तो आप गाइस ये बात हमेशा याद रखें कि जो वर्जन आपने 5 इस्तेमाल किया है सब में वही वर्जन यूज़ करोगे। तो 5 यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि इंस्टॉल्ड हो रहा है हमारा, हम यहाँ पे ओके कर देंगे और कुछ समय ले सकता है ये, क्योंकि हो सकता है नेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे SQL सर्वर 5 सेम 5 यूज कर लिया है। अब हमें टूल्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो EF टूल्स हम यहाँ पे सर्च करेंगे, EF टूल्स सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो EF टूल्स आपको दिख रहा है .NET टूल्स, जो ये है टूल्स .NET, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज हम इस टूल्स को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक वर्जन हम 5 सिलेक्ट करेंगे, 5 किधर है, यहाँ पे सर्च कर लिए और 5 को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ समय ले सकता है इंस्टॉल करने में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये चेंजेस आ चुका है। यहाँ पे हम ओके करेंगे और टूल्स हमारा जो होगा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों जो पैकेजेस रिक्वायर्ड है किसी एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए, जो हमें फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है उस फ्रेमवर्क को हमने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब डाउनलोड कर लिया है तो अब हमें क्या कर रहे हैं कि इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे और रिफ्रेश करके DB कॉन्टेक्स्ट का जो वर्क है उस DB कॉन्टेक्स्ट का हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो गाइस सारे पैकेजेस डाउनलोड करने के बाद अब हम DB कॉन्टेक्स्ट का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो DB कॉन्टेक्स्ट को हम करते क्या है कि सबसे पहली बात कि इसको इनहेरिट करते हैं इसके पेरेंट क्लास DB कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। DB कॉन्टेक्स्ट से हमने
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एरर शो कर रहा है। जब आप इस पे कर्सर रखेंगे और शो पोटेंशियल में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक पैकेज है जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, आप देख सकते हैं कि यही पैकेजेस हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यह डाउनलोड किया है। तो आप इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इंपोर्ट करेंगे, जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे ये एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो मेथड प्रोवाइड करता है। ये पहला मेथड जो होता है इसका ऑन कॉन्फ़िगरिंग होता है। ऑन कॉन्फ़िगरिंग में क्या करते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वे है डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग लिखने का, वो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल है जहाँ पे हम स्ट्रिंग जो है लिख सकते हैं, जहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी वे में, इसी वजह से हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे, क्लास को रिमूव कर दे, और एक डीबी कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए हमें जो है कुछ पैरामीटर यहाँ से पास करने पड़ते हैं, जो इस तरह से लाइक डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, इसको पास करेंगे और इसमें इस डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, जो ऑप्शंस होते हैं उसको यहाँ पे हम ऑप्शंस लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा एक पैरामीटर्स का काम करेगा, और इस कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट कर लेंगे बेस से। ठीक है, और उसमें हम ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस नाम का एक पैरामीटर पास करेंगे और ओपन क्लोज करली ब्रेसेस। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर का काम हो चुका है। जो डीबी कॉन्टेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर है उस कंस्ट्रक्टर का काम हो चुका है। इस वे में हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस समय हमें बहुत हेल्प करने वाले। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मेथड हम क्रिएट करने वाले हैं, जो मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, लाइक ऑन मॉडल क्रिएटिंग मेथड जो है यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं। और ऑन क्रिएटिंग और एक कॉन्फ़िगरिंग का है उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन मॉडल क्रिएटिंग को हम इस तरह से कुछ ओवरराइड वॉइड ऑन मॉडल क्रिएटिंग बिल्डर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एंटर करेंगे तो ये अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट देता है। बहुत अच्छा फॉर्मेट जो है आपको क्रिएट करके दे देता है। अब यहाँ पे हम दो तरह के काम कर सकते हैं। यहाँ पे पहला जो है, यहाँ पे हम मैपिंग का कोड लिखेंगे। ठीक है, मैपिंग का कोड लिखेंगे, और जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम डीबी सेट लिखेंगे। डीबी को हम डीबी सेट इसलिए लिखेंगे कि जितने भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इसी वजह से होते हैं। तो हम क्या करेंगे, लाइक पब्लिक डीबी सेट जो है, डीबी सेट, और यहाँ पे जो अपना क्लास का नाम है, क्लास का नाम हमेशा याद रखिए, क्लास का जो नाम है एम्प्लॉय इन्फो है, एम्प्लॉय EMP इन्फो है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे एक इसका ऑब्जेक्ट टाइप दे दो, लाइक OBJ, और यहाँ सेट गेट कर दो। ठीक है, गेट सेट। ओके, अब दूसरी बात ये है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कर्सर रखोगे, शो पोटेंशियल आपको आएगा। शो पोटेंशियल जब आएगा आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको दे देगा कि आप मॉडल्स यूज़ करो। ठीक है, तो आप उसको इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने मॉडल का एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट के मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा डीबी सेट का काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम मैपिंग का कोड लिखेंगे। तो मैपिंग, हमारे पास टेबल कितने हैं, जितने टेबल उतने मैपिंग का कोड लिखेंगे। तो हमारे पास सिंगल टेबल है, तो उसके लिए हम मैपिंग का कोड इस तरह से लिखते हैं, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, और उसमें हम जो क्लास का मतलब जो टेबल का नाम है, ठीक है, जो टेबल का नाम है, जो टेबल का नाम है, मतलब क्लास और टेबल दोनों का नाम सेम ही रखो, तभी क्या हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, डेटाबेस को भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और यहाँ पर हम एक सिंटेक्स है, जो एक सिंटेक्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस सिंटेक्स को फॉलो करने के लिए हमें टू टेबल सर्च करो, टू टेबल, और उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्लास का नाम है। ठीक है,
क्लास का नाम और टेबल का नाम भी सेम ही रखो, आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करो। क्यों? क्योंकि आपका टेबल का नाम भी सेम है। तो ये डेटाबेस टेबल का नाम है और ये आपका क्लास का नाम है, ठीक है। तो आप इसको मैप कर रहे हो। तो गाइज आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट आप यूज कर चुके हो, मतलब आप कह सकते हो कि कंप्लीटली आप फ्रेमवर्क को यूज कर चुके हो, ठीक है। तो गाइज हमारा फ्रेमवर्क का वर्क यहाँ ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो हम कोडिंग करने वाले हैं startup.cs में करने वाले हैं। startup.cs से पहले मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद हमारे पास एक सर्वर आएगा जो हम सर्वर एक्सप्लोरर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। सर्वर एक्सप्लोरर हमें एक डेटा कनेक्शन का नाम का एक फोल्डर देगा, मतलब एक डेटाबेस ही देगा, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शन करेंगे। जैसे ही ऐड कनेक्शन करेंगे एक पॉपअप हमारा ओपन होगा, और पॉपअप ओपन होगा तो हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डेटा सोर्स। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल हम यूज़ कर रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे लगता है हमने कुछ गलत कर दिया है, तो इसको कैंसिल करेंगे फिर से, और फिर से राइट क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शन करेंगे और एसक्यूएल सर्वर को टेस्ट करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं ये राइट वे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्वर आ रहा है। हम सर्वर कहाँ से लाएं? बिगिनर्स को ये भी समझ में नहीं आता सर्वर कहाँ से लाए। तो सर्वर आप टेंशन मत लो, आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में पहुँचो। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे आप यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको एक सर्वर आएगा, लाइक देख सकते हो आप, सर्वर का नाम यहाँ देख सकते हो। इस सर्वर का नाम आप कॉपी करो, ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। जब भी आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो आप देख सकते हो ये कॉम्बो बॉक्स जो है इनेबल हो गया। अब आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप कंट्रोल एक्स कर लो, ये डिसेबल हो गया। फिर आप पेस्ट कर दो, ये इनेबल हो गया, ठीक है। अब इनेबल हो गया तो यहाँ पे इस सर्वर पे जितने भी डेटाबेस होंगे यहाँ पे आपको दिखेंगे इस कॉम्बो बॉक्स में। तो ये लोड ले रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर सारे डेटाबेस जितने भी अपने मेन डेटाबेस में डेटाबेस नेम का जितने भी फोल्डर है ये सब दिख रहे हैं। तो हमें ज़रूरत क्या है, हमें यहाँ पर ज़रूरत क्या है? तो एम्प्लॉय डीबी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कनेक्शन टेस्ट करेंगे। टेस्ट हो गया, सक्सीड है, ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस कनेक्शन जो होगा एस्टैब्लिश हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको रिफ्रेश होने देना है। आप देख सकते हैं कि अपना डेटाबेस कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में आप जाइएगा तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको दिख रहा है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करके और appsettings.json में हमें लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि appsettings.json एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे हम कोई भी जो डेटा लिखते हैं वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में लिखते हैं। अब जेसन फॉर्मेट क्या होता है इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ये जेसन फॉर्मेट में है, मतलब हमेशा डबल कोटेशन के बीच में होता है, कोलन उसके बाद का जो डेटा होता है वो डबल कोटेशन के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लिखेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हमें लिखना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। और अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग हम डाल सकते हैं, डबल कोट दे करके और यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग ये प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखा था। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में ये, अब इसको सेलेक्ट ये कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। जब आप पेस्ट करोगे तो इसका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग अगर इस हटाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये 5 का है कनेक्शन स्ट्रिंग जो है, हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारा startup.cs का जो वर्क है उस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए startup.cs में, startup.cs आपको
सोल्यूशन एक्सप्लोरर में मिलेगा यहाँ लास्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप डॉट सी एस में कुछ बात ऐसे है, कुछ मेथड्स है, लाइक आई कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगर सर्विस है। एग्जैक्टली इसका यूज क्या है ये पहले से उसमें दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि इस मेथड को हम तब कॉल करते हैं, रन टाइम में कॉल करते हैं, और इस्तेमाल हम क्या करते हैं, यूज दिस मेथड टू ऐड सर्विस टू द कंटेनर। मतलब किसी कंटेनर में हमें सर्विस को ऐड करना होता है, तब हम जाकर के इस मेथड को जो है रन टाइम कॉल होता है, ठीक है। सेम थिंग कि जब हमें HTTP रिक्वेस्ट मारने होते, जब हम HTTP रिक्वेस्ट करने होते, तब जाके हम कॉन्फ़िगर को लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करने हैं कि एक मेथड लिखने हैं जो कॉन्फ़िगर सर्विस, तो आप जानते हैं कॉन्फ़िगर सर्विस पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हम कुछ अपना मेथड यूज़ करते हैं, लाइक हम DB कॉन्टेक्स्ट को इसमें ऐड करते हैं। तो DB कॉन्टेक्स्ट का जो कुछ DB कॉन्टेक्स्ट का जो मतलब वेट, ओके, तो यहाँ पे हम DB कॉन्टेक्स्ट को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो DB कॉन्टेक्स्ट का जो कोड होता है वो हार्ड कोड होता है। मैं नहीं कहता कि आप उस कोड को याद रखें, आप कहीं से भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कॉपी कर लेना, ठीक है। तो सर्विसेज में कुछ ऐसे कोड होते हैं जो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन उसका फॉर्मेट जो है हमेशा हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि उसका यूज़ जो है बहुत ही बेहतरीन यूज़ है, ठीक है। तो मैंने ये कोड जो है कॉपी किया है, नेट से जाकर के कॉपी किया, आप जाकर के कॉपी कर सकते हैं, और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। अनकमेंट करने के बाद अब यहाँ पे जो है हमारे DB कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखना है, ठीक है। तो अब इसको हम डिलीट करेंगे, और अपना जो DB कॉन्टेक्स्ट का नाम है, DB कॉन्टेक्स्ट जो हमने क्लास लिखा है उसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके फिर से यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा ये नाम होगा, लाइक अपना कॉन्टेक्स्ट का नाम होगा, वहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप पोटेंशियल देख सकते हो कि हमें जो यूज़ किया था ये हो गया, ठीक है। अब ये है यूज SQL सर्वर। अब सो पोटेंशियल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कोड यूज करोगे तो हम सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये कोड का जो भी एरर था सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये हम कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए भी लिख रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी बातें इसमें है एडेड है, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि सर्विसेज का जो कोड हार्ड कोडेड होता है, और इस कोड को हमेशा आप कहीं ना कहीं तो अपने सर्वर पे स्टोर करके रखें, कहीं ना कहीं अपने ब्लॉग में स्टोर करके रखें, ठीक है। उसके बाद हम जेसन जो ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन जो यूज करने वाले सीरियलाइज के लिए, जो डेटा आता है उसको सीरियलाइज करने के लिए, तो हम यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं, ठीक है। हमने अनकमेंट कर दिया, तो यहाँ पे हमें कुछ चैलेंजेस सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन है, ठीक है। यहाँ ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन नहीं है, ठीक है। यहाँ ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था कि राइट क्लिक कीजिएगा प्रोजेक्ट पे, NuGet पैकेज मैनेजर पे जाना है। NuGet पैकेज मैनेजर से हमें न्यूटन सॉफ्ट जेसन सिर्फ सर्च करना है, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे ब्राउज करोगे न्यूटन सॉफ्ट जेसन, न्यूटन सॉफ्ट जेसन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पैकेजेस जो होंगे डेफिनेटली आएंगे जो न्यूटन सॉफ्ट जेसन से, और आप इस पैकेज को डाउनलोड करोगे। इस पैकेज का जो भी वर्जन होगा 5 वर्जन होगा, हम सब कुछ 5 यूज़ कर रहे हैं, तो न्यूटन सॉफ्ट जेसन का 5 वर्जन जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हम उस एरर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ समय ले सकता है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको देते रहिए, एक्सेप्ट कीजिए, और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको न्यूटन सॉफ्ट जेसन जो है दे चुका है। अब हम startup.cs में जाते हैं, ठीक है। startup.cs में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड न्यूटन सॉफ्ट जेसन है। अब इसको हम यहाँ पे उसका कुछ तो रेफरेंसेस आएगा जो हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा रिफ्रेश करके वेट करना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं कि ये एरर जो है, पहला एरर हमारा सॉल्व हो गया है। जैसे ही हमारा पैकेज अपडेट हुआ है ये एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, शो पोटेंशियल में जाते हैं और देख सकते हैं कि यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट जेसन सीरियलाइजेशन जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी एरर हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात जो है ये कह रहा है कि आइडेंटिटी नेम, आइडेंटिटी यूजर नेम स्पेस जो है इसको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे शो पोटेंशियल में क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं ASP.NET कोर आइडेंटिटी इसको मिला, तो हम उस पैकेज को इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद अब डॉट ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर्स जो है यहाँ पे हम शो पोटेंशियल करके और देखेंगे कि इसके लिए नहीं, तो ये हमें नहीं मिल रहा है, डज नॉट कंटेन डेफिनेशन, तो इसको हम, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि हम नेट पे डालते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी बिल्डर डज नॉट कंटेन डेफिनेशन। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको एक और पैकेज जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिर से आप नोगेट पैकेज मैनेजर में जाएं और सर्च करें। सर्च हमें ये करना है EF डॉट आइडेंटिटी, ठीक है। और देखते हैं कि इसका आइडेंटिटी EF डॉट आइडेंटिटी ASP.NET कोर, ASP.NET डॉट आइडेंटिटी, ऐसा कुछ पैकेजेस, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ASP.NET कोर डॉट आइडेंटिटी नाम का एक पैकेज है। उसी पैकेज को हमें डाउनलोड करने हैं। तो इसका वर्जन जो होता है हम देख लेते हैं। सपोर्टेड वर्जन जो है 2 है, तो लेटेस्ट हम ना करें क्योंकि हो सकता है कि ये 2 सिर्फ लिमिटेड हो, तो हम स्मॉल भी कर लेते, कंप्लीट 2 करते हैं, ठीक है, और इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल करने में कुछ समय लग सकता है, तो आप वेट करें और देखते रहें। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को दें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिया है और ये डाउनलोड करने में हो सकता है समय लगा सकता है, ठीक है। तो ये अनवल्नरेबिलिटी डिटेक्टेड, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर सकते हैं कि इसका माजरा क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका जो रिक्वायरमेंट था मैंने दे दिया। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि हमारा पैकेज जो है आइडेंटिटी का जो पैकेज ASP.NET Core डॉट आइडेंटिटी का पैकेज इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम startup.cs में जाते हैं और startup.cs का जो है, इसका जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को शो पोटेंशियल आया, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, शो पोटेंशियल आएगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके लिए कुछ ऑप्शन तो अभी फ़िलहाल नहीं आया है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैनुअली टाइप करके देखते हैं। ऐड एंटिटी Ctrl+X डॉट ऐड एंटिटी, नहीं आ रहा, डॉट वी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम शो एंटिटी, यहाँ पे इसका कुछ अपडेट हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पा रहा है।
रेफरेंसेस मिसिंग। तो गाइस, इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पैकेज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैकेज डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो वो पैकेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। NuGet पैकेज मैनेजर में आप जाएं और आइडेंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इसको टाइप करके और सर्च करें, आपको मिलेगा यहाँ पर। यहाँ से आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। तो वर्जन हमें कौन सा चाहिए, आप यहाँ पे 5 है, तो 5 हमने सेलेक्ट किया और इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा समय लग सकता है, आप पहले से जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे, एक्सेप्टेंस इसको देंगे। एक्सेप्टेंस देने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश थोड़ा सा समय लग सकता है रिफ़्रेश होने में, और जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा, जिस तरह से भी ये अपडेट हो सकता है, अपडेट होने के बाद वो एरर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।